तो प्यारे बच्चे, आगे आइए। अब मैं बताता हूं आपको अधिशोषण व अवशोषण में अंतर। अधिशोषण व अवशोषण में अंतर अर्थात डिफरेंस बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। इसके लिए आप इस तरीके से एक टेबल बना लेंगे, छोटी सी कागज में बीचों बीच एक लाइन खींच देंगे और एक तरफ लिख दीजिए आप, यहाँ थोड़ा क्रम संख्या, एक तरफ है अधिशोषण यानी एडजॉर्प्शन और इधर है अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन। समझिए, ये क्रम संख्या पहला पॉइंट, जैसा कि मैंने आपको अभी समझाया कि अधिशोषण एक पृष्ठीय घटना है, अर्थात इसमें अधिशोषित पदार्थ अधिशोषक की पृष्ठीय सतह पर एकत्र होता है, जबकि अवशोषण एक अंतरंग घटना है, अर्थात इसमें अधिशोषित पदार्थ अधिशोषक के अभ्यंतर में प्रवेश कर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। तो पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया कि ये एक पृष्ठीय घटना है, इसमें अधिशोषित पदार्थ अधिशोषक के बाहरी सतह पर एकत्र होता है, जबकि अवशोषण एक अंतरंग घटना है, इसमें अधिशोषित पदार्थ अधिशोषक के अभ्यंतर में प्रवेश कर उसके संपूर्ण जालक में एक समान रूप से फैल जाता है। तो पहले पहले पॉइंट ये हो गए दोनों के। अब आप देखिए दूसरा पॉइंट। दूसरे पॉइंट में अधिशोषण में क्या है कि अधिशोषण में जो अधिशोषक पदार्थ होता है उसके पृष्ठीय भाग पर, बाहरी भाग पर अधिशोषित पदार्थ का सांद्रण अधिक होता है। कहां पर? बाहरी सतह पर। बाहरी सतह पर जो अधिशोषित या एड्सॉर्बेट पदार्थ है उसका सांद्रण अधिक होता है बाहरी सतह पर, जबकि अवशोषण की प्रक्रिया में जो अधिशोषित पदार्थ है उसका अधिशोषक के अंतरंग में, अर्थात उसके अंदर या अभ्यंतर में जो सांद्रण होता है वो बिल्कुल एक समान होता है, अर्थात वो एक समान रूप से फैलता है। तो इस तरीके से ये दो पॉइंट हो गए। और तीसरा पॉइंट इस तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये जो अधिशोषण है, अधिशोषण में प्रारंभ में अधिशोषण की प्रक्रिया बहुत तेजी से होती है, अर्थात जो अधिशोषित पदार्थ होता है वो तेजी से बाहरी सतह पर एकत्र होने लगता है, लेकिन जैसे जैसे उनमें साम्यावस्था स्थापित हो जाती है तो अधिशोषण की प्रक्रिया मंद हो जाती है, धीमी हो जाती है, जबकि अवशोषण की प्रक्रिया में जो अधिशोषित पदार्थ होता है वो अधिशोषक के अंतरंग में एक समान रूप से वितरित होता है, अर्थात उसमें बिल्कुल समान तरीके से फैला हुआ होता है। तो ये इनमें मुख्य तीन अंतर हैं। आप इनको एक बार फिर समझ लीजिए कि अधिशोषण एक पृष्ठीय घटना है, अर्थात इसमें अधिशोषित पदार्थ अधिशोषक के पृष्ठ पर एकत्र होते हैं, जबकि ये एक अंतरंग घटना है, इसमें अधिशोषित पदार्थ अधिशोषक के अभ्यंतर में एक समान रूप से फैलते हैं। दूसरी घटना है इसकी कि अधिशोषण में जो अधिशोषक पदार्थ के बाहरी सतह है वहां पर अधिशोषित पदार्थ का सांद्रण ज्यादा होता है, यानी अधिशोषक की बाहरी सतह पर, बाह्य सतह पर या बाहरी सतह पर अधिशोषित पदार्थ का सांद्रण अधिक होता है, जबकि अवशोषण में जो अधिशोषित पदार्थ का सांद्रण है वो अधिशोषक के अभ्यंतर में एक समान होता है।
तीसरा पॉइंट कि प्रारंभ में अधिशोषण बहुत तेजी से होता है, अधिशोषण बहुत तेजी से होता है, लेकिन जैसे ही साम्य स्थापित होता है अधिशोषण धीमे होने लगता है, जबकि अवशोषण की प्रक्रिया एक समान दर से होती है, एक समान गति से होती है। तो ये थे आपके अधिशोषण और अवशोषण में अंतर। तो अब आप थोड़ा और आगे आइए, मैं आगे और ले चलता हूं आपको। अब है अधिशोषण ऊष्मा या अधिशोषण एंथैल्पी। हीट ऑफ एडजॉर्प्शन और एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन। समझिए आप इसको। देखिए, ये जो अधिशोषण है यह एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है, अर्थात इस अभिक्रिया में या प्रक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि अधिशोषण एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। इसका तात्पर्य ये होता है कि इस प्रक्रिया में ताप उत्पन्न होता है। जब अधिशोषक के ऊपर कोई अधिशोषित पदार्थ एकत्र होता है तो इस प्रक्रिया में ताप उत्पन्न होता है, इसलिए यह एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। तो अधिशोषण ऊष्मा को या अधिशोषक एंथैल्पी को आप किस तरीके से परिभाषित करेंगे, समझ लीजिए कि किसी अधिशोषक की सतह पर अवशोषित पदार्थ के एक मोल को अधिशोषित होने में जितनी एंथैल्पी परिवर्तन या ऊर्जा परिवर्तन होता है या ऊर्जा मुक्त होती है वह उस पदार्थ की अधिशोषण ऊष्मा या अधिशोषण एंथैल्पी कहलाती है। एक बार फिर समझ लीजिए कि किसी अधिशोषक पदार्थ के बाहरी सतह या पृष्ठ पर अधिशोषित पदार्थ के एक मोल को अधिशोषित होने में जितना एंथैल्पी परिवर्तन होता है या ऊर्जा परिवर्तन होता है या ऊष्मा मुक्त होती है वह उसकी अधिशोषण ऊष्मा या अधिशोषण एंथैल्पी कहलाती है। और इसको डेल्टा एडी कैपिटल एच के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। एडी से एडजॉर्प्शन है, हीट ऑफ एडजॉर्प्शन, इसके द्वारा इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये समझ में आया आपको अधिशोषण ऊष्मा या एंथैल्पी। अब आप थोड़ा सा आगे आइए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है फ्रेंडलिक अधिशोषण क्षमता। बहुत इंपॉर्टेंट है ये परीक्षा की दृष्टि से भी। फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म समझिए आप इसको। फ्रेंडलिक अधिशोषण क्षमता स्थिर ताप पर किसी अधिशोषक पदार्थ के प्रति इकाई द्रव्यमान पर किसी अधिशोषित गैस की मात्रा तथा साम्य दाब के मध्य संबंध को स्थापित करने के लिए फ्रेंडलिक नामक वैज्ञानिक ने एक आनुभविक समीकरण प्रस्तुत की,
जिसे फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी कहते हैं। एक बार फिर सुनेंगे आप कि स्थिर ताप पर किसी अधिशोषक के प्रति इकाई द्रव्यमान पर अधिशोषित गैस की मात्रा तथा साम्य दाब में संबंध स्थापित करने के लिए फ्रेंडलिक नामक वैज्ञानिक ने एक अनुभविक समीकरण की रचना की या एक अनुभविक समीकरण प्रस्तुत की, और वो ही कहलाती है फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी। उनके अनुसार x बटे m इज इक्वल टू के पी की पावर 1/n, x बाई m इज इक्वल टू के पी की पावर 1/m, जहां पर x बराबर अधिशोषित गैस का द्रव्यमान, m बराबर अधिशोषक का द्रव्यमान, जहां P बराबर साम्य अवस्था में दाब, K व N स्थिरांक हैं, जो अधिशोषक की प्रकृति और अधिशोषक की प्रकृति, अधिशोषित की प्रकृति तथा अधिशोषक की प्रकृति तथा ताप पर निर्भर करते हैं। तो ये आप इक्वेशन देखेंगे, ये कहलाती है फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी। एक बार आप फिर इसको सुन लीजिए ध्यान से कि स्थिर ताप पर किसी अधिशोषक के प्रति इकाई द्रव्यमान पर अधिशोषित गैस की मात्रा तथा साम्य दाब में संबंध स्थापित करने के लिए फ्रेंडलिक नामक वैज्ञानिक ने एक समीकरण प्रस्तुत की, और वह कहलाती है फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी, जिसका गणितीय रूप है x बाई m इज इक्वल टू के पी की पावर 1/n, जहां पर x अधिशोषित गैस का द्रव्यमान है, स्मॉल m अधिशोषक का द्रव्यमान है, और p ये साम्य अवस्था में उस गैस का दाब है, और k व n दोनों स्थिरांक हैं जिनकी वैल्यू अधिशोषित गैस के प्रकृति पर, अधिशोषक की प्रकृति पर और ताप पर निर्भर करता है। तो ये था आपका फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी।